सारा समाज सोए हुए लोगों की भीड़ है जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है। जो कल तक कह रहे थे कुछ करो बेटा करो, अब जब कर लिया तो टांगे कांप रही उनकी। और मर्दों की कमजोरी दीवार पर। सो वही है, मर्द बनना कुछ नहीं है। इस दुनिया का सबसे इमोशनल मर्द वो होता है जो जाके अपने बाप को गला लगा पाए। पूरी आज तक नहीं हो पाया। रसोई के अंदर चाकू सबके होता है, फर्क सिर्फ इतना है कोई उस चाकू से नसें काट रहा है और कोई फ्रूट काट रहा है। अकल सबके पास है। और माँ बाप के लिए ना बहुत जरूरी होता है ये समझना कि आप बच्चों के ना सपोर्ट पिलर हो, लेकिन कंट्रोल करने के लिए नहीं। जहाँ तक बच्चे का साथ निभा सकते हो निभाने दो, लेकिन अपनी मर्जी से आप डिसाइड करोगे कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो गलत है। बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है। बच्चे को ये नहीं बताना है कि तेरी ये जिंदगी है, पढ़ लिया नौकरी कर, ये वाली डिग्री कर ली, ये वाली नौकरी पर लग जा। उससे पूछो ना क्या करना है। लोगों की जो भीड़ है, क्या ये हमारे दोस्त हैं, क्या ये हमारे अपने हैं, लेकिन समाज के सवालों के जवाब देना नहीं जानते हैं। उन सवालों को सुन के घर पे आके कलेश कर सकते हैं। ताना मार रहे हैं, उनका मुंह बंद हो जाए तो मुंह खोलना शुरू करो। जिस दिन आपका मुंह खुल जाएगा लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। चलना सिखा दिया ना, छोड़ देते हो ना। साइकिल पर बैठा के धक्का मार के छोड़ देते हो ना, छोड़ दो। बेटा ये खा ले, क्यों खा लूं, फायदे बताओ, नहीं खाना नुकसान बताओ। वो बाद में चाहे लाख माफी मांगे, वो नाकों से गिड़गिड़ाए, वो आपके पैरों में पड़ जाए, उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी, उसकी गरीबी देखी जाएगी। बात तो वही है ना कि नंगे लोग जो है ना वो आपको इज्जत का ज्ञान दे देते हैं आके। तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या मायने लगता है। मेहनत तो हर कोई कर रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ ऋषिका पॉडकास्ट, जहां आप सिर्फ पॉडकास्ट सुनते ही नहीं उसे महसूस भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं द मोस्ट वायरल कपल, जिनकी रील्स आपने जरूर देखी होंगी, कभी ना कभी प्यार के बारे में या कभी हार्ट ब्रेक के बारे में। सो बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं आज हम इनके साथ। लेट्स वेलकम लवली शर्मा एंड आदित्य राव। थैंक यू। सो सबसे पहले तो आप दोनों का मेरा खम्मा गणी। हमारे राजस्थान में एक प्रथा है, किसी भी मेहमान का जब हम वेलकम करते हैं तो उसे खम्मा गणी बोलते हैं। खम्मा गणी ऋषिका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। राम राम सा। सो सबसे पहले तो लवली जी आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ इज जयपुर ट्रीटिंग यू। आप पहली बार आई हैं शायद यहाँ पे? यस, मैं जयपुर पहली बार आई हूँ और इमेजिनेशन में सच बताऊंगी, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं प्लेन से उतरूंगी तो एक रेत का झरोखा मेरे को ऊपर आएगा। बिकॉज मैंने सुना था कि राजस्थान में बहुत सारे रेगिस्तान हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। जयपुर इज वेरी डेवलप्ड गाइज, तो मैं इतना फूल मत हो। जयपुर बहुत सुंदर शहर है एंड आई एम लविंग इन जयपुर सीरियसली। बट आदित्य जी पहले बहुत बार आ चुके। हाँ, मैं आई थिंक 2018 में मेरा शो चलता था, मैं भी अर्धांगिनी जी स्टूडियोज में, तो 3-4 साल मैं रहा हूँ यहाँ पे। सो आपके लिए तो जयपुर घर जैसा है। इनकी बहुत सारी एक्सेस भी जयपुर में रही हैं। ओह, चेंज द टॉपिक। सो अभी क्या प्लान है आपका जयपुर में? घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे ऐश करेंगे और क्या। मतलब जयपुर हमें एक्सप्लोर करना है बेसिकली। मेरे लिए तो नया है तो आई विल यस। Well, I am तो really happy to see you guys here. Once again, welcome to Jaipur. And इसी के साथ आज का जो पॉडकास्ट है लवली जी, वो हम बेसिकली प्यार के ऊपर भी करने वाले हैं और काफ़ी सारी और बातें हैं जो जनता भी जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और आप तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे कि वो हमारे करीब होकर भी हमारे पास ना रह सका, ना हम उसे दोस्त का दर्जा दे पाए और ना अजनबी कह सके। अरे वाह। सो अभी ये जो करंट सिचुएशन चल रही है इसे कहा जाता है सिचुएशनशिप। लेकिन ये सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं कि आज तो हम सिचुएशनशिप में हैं इस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ। तो इस चीज को आप डिस्क्राइब कीजिए। यार सबसे पहले तो ना मुझे ये लव्स और ये जो सिचुएशनशिप है ये वाला टैगलाइन समझ ही नहीं आता है। क्योंकि ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें आप ये कहते हो कि हम एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन जब तक हालात और वक्त अलाउ करेंगे, जब तक हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तब तक साथ हैं। प्यार आपसे कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ट्रस्ट सब कुछ मांगता है और सिचुएशनशिप में इन सब की ही कमी होती है। तो आप उसको प्यार का नाम तो नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप दूसरों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि इंसान के जज्बात ऐसे होते हैं ना कि आप किसी को बताते हो कि अच्छा ये इंसान अच्छा है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये इंसान बुरा है, इसको मैं नहीं पसंद करता हूँ। आपने अपने आप को बताया है। अब आपने एक इंसान के लिए खुद को बताया कि मैं इसके साथ प्यार में हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से रखूँगा, लेकिन कब तक रखूँगा? जब तक मेरा मन करेगा। तो ये आप किसी और के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं,
खुद की इमोशनल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको समझ ही नहीं आएगा कब सिचुएशनशिप में होते हुए आप असली रिलेशनशिप को खो देते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे की तलाश में हैं कि जो बेहतर होगा, कि इसके साथ अगर नहीं जमी तो शायद मुझे बेहतर मिल जाएगा, तभी तक मैं उसी हालात तक साथ हूं जब तक जम रही है। क्या पता वही आपके लिए बेहतर हो, क्या पता वही आपके लिए अच्छा हो, लेकिन आपने नई की तलाश में, बेहतर की तलाश में एक ऐसे इंसान को खो दिया जो शायद आपसे प्यार करने लगा था। और वैसे भी वो कहा जाता है ना कि मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना, तो हम हमेशा बेहतर की तलाश करते हैं। हमेशा यार इंसान की जात ही ऐसी है कि हमें ना और चाहिए, कि चलो ठीक है ये तो अच्छा है, और बेहतर क्या हो सकता है। अभी हमने एक नया फ़ोन लिया, उस फ़ोन के लिए हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो फ़ोन आपके लिए 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद जो इतना आपके लिए ड्रीम फ़ोन, ड्रीम कार कुछ हुआ होगा, वो गया, उसकी कदर ख़त्म। दैट एक्साइटमेंट फेड्स अवे, दैट लव फेड्स अवे, दैट केयर जो अपने फ़ोन को या अपनी चीज़ों को संभाल के रखते थे वो फेड हो जाता है। तो कमी किसके अंदर थी? फ़ोन के अंदर थी, आपके एक्साइटमेंट के अंदर थी, या उस वैल्यू की कमी थी? हम समझने में लैक कर जाता है कि हमें वैल्यू किसकी करनी है और कब तक करनी है, मिलने के बाद भी करनी है या फिर सिर्फ मिलने तक करनी है, और इंसान वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन के पास ना ऑप्शन बहुत है, और ये रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह है। हमारे माँ बाप की कह लो या हमारे दादा परदादाओं की कह लो, शादियाँ अच्छी, डाइवोर्स तब भी हुए होंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छी चली, उनके पास ऑप्शन नहीं था। आज हर लड़की के पास, हर लड़के के पास 2-2 ऑप्शन बैठे हुए हैं। वो बेंचिंग भी आ गया इसके साथ ना वर्ड। तो ये वर्ड्स आ कहाँ से रहे हैं? हमारे यहाँ नहीं था ये कल्चर। एक इंसान के साथ जिंदगी में भर रिश्ता निभाते थे, उसी के साथ मरते थे। अब ये बेंचिंग, सहूलियत वाली चीज़ें लोग अपनी ज़बरदस्ती लेके आए हैं ताकि उन्हें समाज में अच्छा बोला जा सके। तो सिर्फ ये अपनी सहूलियत के लिए हो रहा है। आज एक लड़की एक लड़के के साथ है, एक लड़का एक लड़की के साथ है, 4 महीने रिश्ता अच्छा चलता है, फिर शादी के सपने देख लेते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर दूसरे इंसान के पास जाते हैं, उसके साथ शादी के सपने देखते हैं, फिर छोड़ देते, फिर तीसरा। ये कर क्या रहे हो? ये रिश्ता थोड़ी बना रहे हो, आप तो ऑप्शन चला रहे हो। जो परफेक्ट बैठ गया उसको लेके आ जाएंगे। हो सकता है शादी के बाद वो भी ना रहे सही, फिर दूसरा पति, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर आप में और उन लोगों में फर्क क्या रह जाओगे जिनको आप गालियां दे रहे हो? गोबर पे चेरी रखने से केक नहीं बनता, गोबर ही रहेगा। तो वही वाली चीज़ है, बेकार के ऑप्शन चला रखे हैं और कुछ नहीं। और जब तक हम कमिटमेंट्स नहीं देते हैं तो एक वर्ड और अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, घोस्टिंग। Yes. तो क्या होता है, हम कमिटमेंट नहीं देते हैं तो वो बंदा या बंदी उस इंसान को घोस्ट करने लग जाता है, इग्नोर करने लग जाता है, तो अपने आप दूरियां बन जाती है और अपने आप सेपरेशन हो जाता है। बिल्कुल यार, क्या है ना, हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको इज्जत चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई हमें इतना वैल्यू करे, हमें इतना स्पेशल फील करवाए कि हम अपनी वैल्यू कर पाए। बिकॉज प्यार आपको वही वैल्यू देता है कि यू आर नॉट समवन, यू आर द वन। प्यार आपको वो एक स्टेटस, वो एक टाइटल देता है कि आपके अंदर चाहे लाख कमी हो, लेकिन मुझे आपसे, आपकी कमियों से, दोनों से प्यार है। लेकिन जब आप डरते हो रिश्ते में कमिटेड होने से, उस इंसान को जवाब देने से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से, तो आप भाग जाते हो। इंसान किसी चीज़ से नहीं भागता है, इंसान सिर्फ डर के भागता है कि मैं ये नहीं झेल पाऊंगा, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को वो अपने सर पे टेंशन नहीं चाहिए। वो टेंशन से भागता है, उसको रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्रॉब्लम दिखती है। जिम्मेदारी से कितना भागोगे वो वाली चीज़ है कि जिम्मेदारी से आप कितना भी भाग लो, आना लौट के आपको घर ही पड़ेगा। माँ बाप को आप क्यों नहीं छोड़ते? माँ बाप से डाइवोर्स कोई नहीं लेता क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। हर रिश्ते में आज के टाइम में इतनी बेकदरी हो गई है, छोटी छोटी बात पर रिश्ते टूट रहे हैं कि आपने मेरे से कल अच्छे से बात नहीं करी इसलिए 2 दिन मुंह सड़ा हुआ है। आपको सामने वाले इंसान को खुद समझना होगा। कोई जादूगर नहीं है कि वो चुपचाप बैठ गए और आप उसकी हर बात समझ गए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आपको खुद पूछना होगा जाके, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है, आपको लगता है कि मन मुटाव हो रहा है, तो आप दोनों खुद बैठो, किसी तीसरे इंसान को बीच में मत आने दो। आज के दौर में बहुत ज़्यादा होता है, थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं लोग, तुरंत फ़ोन करते हैं अपने दोस्तों की, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, मैं क्या करूँ। वो अलग राय दे रहा है अपने घर वाली। तो हर चीज़ हर जगह फिट नहीं बैठती है। छोटी छोटी बातों पे अगर रिश्ते टूटने लग जाएंगे तो हर घर से तलाक निकलने शुरू हो जाएंगे, और जो कि निकल भी रहे हैं। बिल्कुल। सो इसका रीज़न कुछ नहीं है। आप एक ऑप्शन लेके बैठे हुए हो कि छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाओ। दूसरा ऑप्शन है घर वाले, हमारा हरियाणा में कहावत है कि
मैं वापस चले जाऊंगा, मेरे घर वाले उठ लेंगे। सच। तो वो तो तैयार बैठे, उनके लिए कोई झंझट नहीं है। फिर बोली बात है कि आप दूसरे के साथ करोगे, तीसरे के साथ करोगे। बैठो साथ में, बात करो। कम्युनिकेशन है नहीं, कम्युनिकेशन जीरो हो गया है। 24 घंटे आप फोन में लगे रहते हो। सुबह उठते हो फोन होता है, रात को सोते हो फोन होता है, कमोड पे बैठ के भी फोन चल रहा है। तो रिश्ते में बात ही कहाँ बची है। बाप घर से निकल जाता है, माँ किचन में लगी हुई है, बेटा मोबाइल में लगा हुआ है, भाऊ झाड़ू पोछा कर रही है, वो अपने सहेलियों से लगी हुई है। तो एक ही घर में 50 आदमी घूम रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन किसी के बीच में नहीं है। तो ये सारा कम्युनिकेशन का गेम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी आपकी बात में से ही मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया की अभी आपने बात करी, तो रिलेशनशिप्स को लेके काफी सारे ह्यूमर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो रील्स में हम देखते हैं, उससे हमारी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आप दोनों के बीच में कैसे वो अंडरस्टैंडिंग बैठ। देखिए, हम हमेशा ये बात कहते भी हैं और ये मानते भी हैं कि हमारा रिश्ता कैसे चलेगा ये हम डिसाइड करेंगे, सोशल मीडिया की रील डिसाइड नहीं करेगी। यहाँ तक हम हर पॉडकास्ट में ये कहते हैं कि हमारी बातों को लेकर के अपना रिश्ता मत चलाना। हम अपनी बात कह रहे हैं जिस वजह से हमारा रिश्ता बेहतर चल रहा है। आप अप्लाई करते हो, अच्छा होता है तो अच्छी बात है। हो सकता है कि हमारी बातें आपके घर या आपके रिश्ते में फिट ना बैठे। हम सोशल मीडिया की बातों को भी सच मानते ही नहीं है। टीवी लाइन से आता हूँ। टीवी लाइन के अंदर एक बात कही जाती है कि जो टीवी पे दिख रहा है ना, उसको कभी सच मत मानना। उसके पीछे बहुत स्क्रिप्टिंग चल रही होती है। अगर आपका रिश्ता टीवी देख के, मोबाइल देख के, सोशल मीडिया देख के हो रहा है ना, तो हर रोज गाड़ियां बदल रही हैं, हर रोज लड़कियां बदल रही हैं, नहीं होगा। इवन सेलिब्रिटीज के भी फेक डाइवोर्स के हम रूमर्स देखते हैं। हाँ। तो इससे क्या हमें लगता है कि अगर सेलिब्रिटीज कर सकते हैं, क्योंकि उनसे तो हम सब चीजों की इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वो कर सकते हैं तो हम भी डिवोर्स कर सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं। आप कभी भी देखना मैम, हम ऑप्शन भी वो चूज करते हैं जो हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। सलमान खान ने ये गाड़ी लिया है 2.5 करोड़ की, लेके क्यों नहीं यार? वो नहीं है। वो लड़की छोड़ सकता है, लड़की हमारे पास भी हम छोड़ सकते हैं। वो तो 200 करोड़ दे देगा एलमनी, आपके अंदर दम हो तो आप दे दो। हम ना बड़े कन्वीनियंस के साथ चीजें चूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो देखना चाह रहे हैं जो हम ला सकते हैं, जो ला नहीं सकते वो तो देखते भी नहीं है, उसको तो नॉट इंटरेस्टेड वाले में डाल देते हैं ना। ऐसे ही रिश्ते के अंदर है। मैं कल मेरे दोस्त का फोन आया था, उसकी 4 महीने हुए थे शादी को। अभी जानी मानी पर्सनैलिटी में, नाम तो नहीं ले सकता, हरियाणा साइड में 4 महीने शादी को हुए थे। कितने 35 लाख रुपए लेके गई? 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए लेके गई है वो। अरेंज मैरिज सेटअप। अरेंज मैरिज, लव मैरिज तो बहुत दूर की बात होगी उनके लिए। गांव के लोग हैं, 4 महीने शादी को हुए हैं, 35 लाख रुपए लेके चली गई। रीजन सिर्फ एक था, 24 घंटे फोन पे लगी रहती थी, और जब उसे बोला जाता था कि थोड़ी सी बात करे, अग्रेशन में आ जाती थी। अपने घर वालों से बात कर रही हो, किसी से भी बात कर रही, वो रिश्ते को टाइम नहीं दे रही थी, बिजी बहुत रहती थी। कम्युनिकेशन उनके बीच में हुआ नहीं। 4 महीने के अंदर ही लठ बजने शुरू हो गए उनके बीच में। अगर आपको रिश्ता अच्छा चलाना है तो माँ बाप के साथ बैठो, चाहे लड़की अपने माँ बाप के साथ बैठे, चाहे लड़के के किसी के साथ बैठो। जब तक ये अंदर आपके भरा हुआ है ना, आप खाली नहीं हो पाओगे। अगर आपको रिश्ता चलाना है, अच्छा चलाना है, तो सोशल मीडिया को रखो साइड में। जो इंसान सामने बैठा है ना, उससे पूछो कि ये गाड़ी खरीदी कैसे जाती है। सोशल मीडिया पर तो आ जाता है कि अब कभी आप ऐड देखना, एक गाड़ी दिखेगी, नीचे दिखाओगे कि इतनी किस्तें, हम लोग कहता है कि ये बड़ी छोटी सी किस्त है, वो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक ऐसे ही रिश्ता होता है। सोशल मीडिया में देखते हैं, अरे वो तो हनीमून पे निकल गया। कैसे निकला? पूछो ना, घर में कितनी गालियां खाई हैं उसने। ये बड़ा चलता है सोशल मीडिया पे कि शादी हो गई तुरंत, कहाँ बैंक, मैं तो पता भी नहीं, मैं तो खुद नहीं गया है हनीमून पे। हाँ, बैंकॉक निकल गए, थाईलैंड निकल गए। उसके हनीमून पे नहीं जाते, उधर बैचलर्स पे जाते हैं। स्विट्जरलैंड, पेरिस, इधर सब जाते हैं अपने। तो यही है सोशल मीडिया। आधी चीजें सोशल मीडिया ने खराब कर दी, हकीकत है। वहाँ तो स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया जा रहा है, वो कोई लेना नहीं चाहता। वो कोई नहीं लेना चाहता, सबको फालतू का कन्वीनियंस है और कुछ नहीं है। जो इजीली अंडरस्टैंडेबल कंटेंट है वो ही लेना चाह रहे हैं सब लोग। आप देख वो रहे हो, खरीद वो रहे हो, सुन वो रहे हो जो आपकी औकात में है। सिंपल सीधी बात है। ट्रू दैट। ये सो अभी आपने, मैं लवली जी से पूछना चाहूंगी, अभी आपने जैसे माँ बाप की बात करी, तो जिनकी फैमिलीज ठीक है, अच्छा है, वेल एंड गुड है, बट कभी कभी क्या होता है, फैमिली के साथ भी क्लैशेस होते हैं। अभी कोई नई बहू आई है घर में, तो कभी कभी फैमिली भी उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इससे क्या होता है कि उस बहू का भी मन कभी कभी उठने लग जाता है अपनी फैमिली में से। तो फैमिलीज के लिए एक स्पेशल चीज आप एडवाइस जो आप दे सकते हो? यार मैं पता है हमेशा एक बात जो समझ पाती हूँ, अगर कोई नया इंसान आपके घर में आया है तो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा उसको बदलना पड़ेगा, तो रिश्ते निभाए जाते हैं और रिश्ते बनाए जाते हैं। जब आप मकान भी बनाते हैं तो मकान में आप सब कुछ एक ही प्रोडक्ट से नहीं बना पाओगे।
अगर आपको किचन बनानी है तो आप किचन अलग चीज़ों से बनाओगे, किचन के बर्तन अलग होंगे, किचन में जो सामान सजाने का रखा जाएगा वो आपके हॉल में नहीं रखा जाएगा। तो हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू, अपना एक स्पेस, एक अपनी पोजीशन होती है। वैसे ही बहू की एक अपनी पोजीशन, अपनी वैल्यू होती है। वो एक नए एनवायरनमेंट से, नए कल्चर से, एक बिल्कुल ही अलग जगह से ग्रो अप होके आई है। उसके घर में रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का, बोलने का हर तरीका अलग था। हो सकता है वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हो और आप लोग इतनी ओपन हो कि वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम समझ रही है। हो सकता है कि वो इतनी ओपन माइंडेड फैमिली से हो जहाँ पे आप किसी से कैसे भी बात कर सकते हो, और आपका परिवार जो है वो बहुत रिजिड है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। उसको उस कल्चर में अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। अब एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो धीरे धीरे बोलना सीखेगा, साउंड सीखेगा। उसके बाद में आप उसको चलना सिखाओगे, दौड़ना सिखाओगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाय एज उसके एजुकेशन का सिस्टम बदलेगा, उसका कोर्स बदलेंगे। वो अगर आज चल पा रहा है तो वो कल साइकिल 4 पहियों पे चलाएगा, फिर वो 2 पहियों पे आएगा, और फिर वो हो सकता है कि वो हाथ छोड़ के भी चला ले। एवरीथिंग टेक्स टाइम। उसको सीखने में, समझने में टाइम लगता है। हमारे जो परिवार है, जो हमारा इंडियन सोसाइटी और जो कल्चर है ना, वो एक्सपेक्ट करता है आज तुम आ गए हो ना, आज सब कुछ सीख जाओ, आज तुम परफेक्ट बहू बन जाओ, आज तुम परफेक्ट दामाद बन जाओ, सब कुछ परफेक्ट बन जाओ। हम इंसान को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि ये परफेक्ट का ढांचा बनाया किसने है? हमने बनाया है। कि हमारी बहू इतने पर्दे में होनी चाहिए, कम बोलने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल ज़बान ना खोले, उसके अपने कोई डिसीजंस ना हो, वो ऐसे नहीं पहन सकती, ऐसे नहीं जा सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो, आपकी नज़र में आइडियल बहू का जो एग्जाम्पल है, ढांचा है, मोल्ड है, वो ये है। आपको किसने दिया? सोसाइटी ने पास ऑन किया। क्या आपने कभी उससे पूछा कि वो कितनी समझदार है? चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ें हों, उसके इंटरेस्ट क्या है? क्या उसको कुकिंग करना पसंद है भी या नहीं पसंद है? क्या उसको घर के काम संभालना ज़्यादा पसंद है, या फिर वो बाहर के काम में इतनी अच्छी है कि उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता? आप उसकी इंटरेस्ट और उसकी स्किल्स के बेसिस पे उसको नहीं जानते हो। अपने इंटरेस्ट, अपनी ओपिनियंस और अपने ढांचे के हिसाब से दूसरों को जज कर देते हो कि नहीं तुम अच्छे हो और तुम नहीं हो। ये पूरा जो समाज का ढांचा है ना, हम जो इंसान हैं, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, अच्छी बहू, अच्छी बहन, अच्छा बाप, अच्छी माँ, हर रिश्ते में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोग हमें अच्छा समझते रहे। जबकि हमें ये समझना चाहिए था कि एट द एंड अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। आपने कभी किसी को नहीं बताया कि आप पर्दे में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी ज़बान क्या बोल रही है वो मायने रखता है। अगर आप लाख पर्दे करवा लो और इंसान ज़बान से गालियां बक रहा है, तो वो उस इज़्ज़त का आप क्या करोगे? अचार डालोगे? इज़्ज़त, शर्म, हया और जो अच्छाई होती है वो इंसान के जज्बात, ज़बान और किरदार में होती है। अगर वो अच्छा है तो इंसान अच्छा है, अगर वो नहीं है तो आपके पास कितनी ही महंगी गाड़ियां हो, कितने ही महंगे जेवर हो, कितने ही महंगे कपड़े हो, कितना ही बड़ा आलिशान महल खड़ा हो, आपकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं होती है। कभी सत्संगों में गई हो, जो बूढ़ियों का सत्संग होता है? हाँ, बचपन में जाती थी पर वहाँ आपने कभी सुना है कि भगवान की पूजा हो रही है? नहीं होती, वहाँ चुगलियाँ होती। चुगलियाँ होती हैं। मैंने देखा है, मैं गया हूँ दादियों के साथ, माओ के साथ, मैं बहुत घूमा हूँ। ये जो सास बहू की ये टॉम एंड जेरी वाली जो लड़ाई है ना, ये आज से नहीं, पुश्तों से चलती आ रही है। रीज़न जो मुझे समझ में आता है, जितना मुझे पढ़ के पता चला है ना, हमारी माओ ने, हमारी दादियों ने, फीमेल के अंदर जो जनरेशन चलती आई, उन्होंने बहुत सहा है। एक औरत मेरी दादी हैं, उन्होंने बचपन से चीज़ें सही कि तुम लड़की हो, तुम पढ़ नहीं सकती, वो तो खैर पढ़ी भी नहीं होंगी। फिर उसकी शादी हुई, फिर बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकती। वो जो भरता चला गया है ना, एक इंसान जब तक भरता है ना, तो वो निकालना भी चाह रहा है कहीं, वो निकलता है फिर बहू पे। वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे हाथ में भी अथॉरिटी है, क्योंकि पति के सामने बोल नहीं पाई वो, ससुर के सामने बोल नहीं पाई वो, घर के बाहर जाने नहीं दिया। तो उसे एक इंसान चाहिए जिसके ऊपर बैठ के वो कहे कि मैं जो कह रही हूँ वो कर, क्योंकि तब तक उसे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी नहीं ना कि मैं सास हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि सास और माँ बनने से पहले इंसान बनो। समझो कि सामने वाले के पास भी 2 हाथ 2 पाँव हैं। सत्संगों में आप कभी बैठोगे ना, तो वहाँ ये जाके जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, ये कोई नहीं बोलता। जाके ये बोलता है कि तेरी बहू के बच्चा हुआ, तेरी बहू तेरी सुनती है,
बहू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी बहुओं की तारीफ में लगे हुए हैं। तो जिसकी बहू नहीं सुनती है, जिसकी बहू आराम से उठती है 12 बजे और कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, वो ऐसे डर के बैठती, मेरे से कोई ना पूछ ले, मैं कैसे बताऊंगी कि मेरी बहू तो मेरी सुनती नहीं है। ये चल रहा है। आप अपनी बहू को प्रेजेंट कर रहे हो अपना गुलाम, कि मेरी बहू तो मेरे बिना घर से कदम तक बाहर नहीं रखती, तेरी का बता क्या चल रहा है। ये हो रहा है। अरे भाई ठेठ से बोलो ना कि भाई बहू हमारी कमाती है, आराम से उठते, हम रोक टोक नहीं करते, उनकी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी जिंदगी। ये बोलने में डरते क्यों हैं लोग? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बिगड़े लो, तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे चलाती है, इसलिए तुम ये बोल रहे हो। हमारे माँ बाप झिझकते हैं सच बोलने में। आज की जनरेशन इसलिए मुंह फट है क्योंकि उन्हें डर नहीं है। उन्हें अब रियलाइज हुआ है कि हमें जिंदगी जीनी कैसे है। अब तक उसूलों पे चल रहा था सब कुछ। जब बहुएं घर में आई, उन्होंने बोला कि मम्मी मेरा काम रात के 2 बजे तक 3 बजे तक चलता है, मैं सुबह 9 बजे उठूंगी, तो वो जस्टिफाई करके 9 बजे उठती है ना, तब जाके उसे सुकून मिलता है। ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है। अगर आपकी बहू 10 बजे उठती है, 11 बजे उठती है और आपको 6 बजे रोटी चाहिए ना, तो नौकर लगा लो, दोनों रिश्ते बच जाएंगे, दोनों का ईगो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको तो बहू के ही हाथ की खानी है, तो बहू का हाथ काटो, उस पर रखो क्या होगा, आटा रखो और एक किचन में रख दो ऐसे। तो ये सब ढकोसले वाली शो ऑफ में लगे हुए हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। यही है। ये सारा गेम ना कंट्रोल का चला हुआ है कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए हमारे बच्चों पे, हमारी बहुओं पे, हमारी बेटियों पे, हमारे बेटों पे, कि हम जैसा कहेंगे हमारी मर्जी से पहनना है, हमारे घर में ये नहीं चलता है, हमारे घर में ये नहीं होता है, हमारे घर में ये अलाउड नहीं है, हमारे घर में वो अलाउड नहीं है। कभी ये पूछा कि बच्चा क्या चाहता है? बच्चा इंसान है, उसकी अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने हो सकते हैं। खास करके बहुओं पे ना हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत गंदा जो एक सिस्टम चला आ रहा है, वो ये है कि बहुओं को ना माँ अपनी रिप्लेसमेंट समझती है कि मेरी जगह ले ली उसने, बल्कि वो तो आपके बच्चे की पार्टनर बन के आई है। आप उसको पार्टनर के तौर पे नहीं देख रहे हो कि ये अब मेरे बच्चे का जिंदगी भर साथ निभाएगी। अपने से तुलना करके रिप्लेसमेंट देखते हो और आप फिर जेलसी में आ जाते हो, इनसिक्योरिटी में आ जाते हो। आपको लगता है कि अभी तक तो मैं बच्चे को बता रही थी कि कैसे पहनना है, कैसे बाल बनाने हैं, मैंने इसको पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, अब ये कैसे आके बता रही है? ये क्यों आके उसको बदल रही है? अटेंशन ले ली, क्योंकि मैंने बनाया ना उसको, ये इंसान मैंने बनाया उसको, मेरे को मेरा बेटा ऐसे पसंद है। अब नाउ जब बेटा थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उसके ग्रोथ के लिए हो, उसके डेवलपमेंट के लिए हो, पेरेंट्स वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नो, ये तो मेरी रिप्लेसमेंट आ गई है, इसने तो मेरी जगह ले ली। ये सारा जो लड़ाई है ना, ये जगह का चल रहा है कि यहाँ की मालकिन, तुम्हारी मालकिन, तुम्हारे मालिक हम हैं। हमने बोल दिया उठो, हमने बोल दिया सो जाओ, हमने बोल दिया 4 बजे उठ के पूजा करो, मंदिर जाओ, ये करो, वो करो। कुमार विश्वास साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि समाज हमसे चाहता है कि हम सुबह उठें, योगा करें, प्राणायाम करें, फिर खाना बनाएं, घर के काम करें, फिर नौकरी पे जाएं, नौकरी से वापस आएं शाम को 5 बजे थक हार के, उसके बाद घर के काम फिर से संभालें, फिर खाना बनाएं, फिर रात को जल्दी भी सो जाएं, सुबह जल्दी भी उठ जाएं और कुछ अलग भी कर दें। अब इंसान या तो कुछ अलग करेगा या इस ढांचे में जो बॉक्स टू बॉक्स लाइफ है वो जिएगा। जैसे ही हम उस समाज के बनाए ढांचे से अलग जाने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो समाज सबसे पहले हमको बिगड़ा हुआ, बेकार, निकम्मा, नाकारा, ये सब समझने लग जाता है। उनके हिसाब से ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम गलत हैं क्योंकि हम उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और ये समाज ना, वो आपने कभी केकड़े देखे होंगे एक टोकरे में जो पड़े होते हैं, उनको देखना बड़े ध्यान से। एक बाहर निकलने वाला होता है, पीछे वाला खींच लेता है, वही है। ये समाज कुछ नहीं है, सारा समाज सोए हुए लोगों की भीड़ है जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है। जब तक आप उस भीड़ का हिस्सा हो सब खुश है। जैसे ही आप कुछ बने, सबसे पहले दुखी आपके रिश्तेदार होते हैं, जो कल तक कह रहे थे कुछ करो बेटा करो, अब जब कर लिया तो टांगे कांप रही उनकी। तो ये होता है। आपके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं चाहता है आप तरक्की करो, उनसे ज्यादा पैसे कमाओ, ठीक है। बाकी सारी दुनिया चाहती है कि भाड़ में जाए, कभी भी जाए। पर तो वही, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, आप अपने घर वालों के साथ रहो, उन्हें समझाओ कि आप जो करना चाहते हो क्यों ज़रूरी है। सोसाइटी के डर से, समाज के डर से अगर जीना शुरू करोगे तो वो वही हाल होगा जो आपके दादा परदादाओं का होता आया था।
वही उम्र है, पहले 70 साल 80 साल जी गए, अब 60 है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 के हम हो गए हैं, 30 और बचे हैं। सुन लो जिसकी सुन लिया, यही है। जो हमारी फैमिली और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ जी रहे हैं कि इस वाली जॉब पे ही जाना है, यही करना है, इस समय उठना है। उन्होंने गुड और बैड सिचुएशंस हमारे माइंड में क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन अब आ रही है हमारी जनरेशन जो कि चेन ब्रेकर्स बोली जाती है, जेन ज़ीज भी बोला जाता है आज के टाइम में। तो चेन ब्रेकर्स अब हम बनने वाले, हम लोग उस माइंडसेट में नहीं चलने वाले, हम उस समाज के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। तो अभी जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो ऐसी क्या चीज़ हम दिमाग में रख सकते हैं कि हम हमारे बच्चे को वो परवरिश ना दें, वो गलतियां ना करें जो शायद हमारे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं करी हैं। आप बताएं। मैम मुझे जो लगता है ना कि देखो, परवरिश तो हर माँ बाप अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि ज्यादा सर पुचकारोगे तो बाल भी उड़ जाते हैं। इतनी भी अकल होनी चाहिए ना, कितना पुचकारना है कि अगले के जल भी खराब ना हो। सो वो वाली चीज़ है कि हमारे माँ बाप ने पूरी कोशिश करी कि अच्छा कामयाब लड़का हो जाए, कामयाब बेटी हो जाए, कामयाब उसकी शादी हो जाए, हर चीज़ वो कामयाबी में करना चाह रहे हैं। बट इस कामयाबी के प्रेशर में वो कितना घुट रहा है उससे कभी नहीं पूछा जाता। तो जब लड़की देखने जाते हैं ना तो वहाँ जाके समाज वाले संस्कार देखते हैं, लेकिन ये समाज ये क्यों नहीं बताता कि जब लड़के के घर जाते हो तो उसके औकात भी तो देखते हो। आप कहते हो कि लड़का तो बड़ा अच्छा है, अच्छा कमाता है, सीधा बोलो ना, आपको उसका पैसा पसंद आए, औकात पसंद आई है। एक अमीर आदमी गरीब लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक अमीर लड़की गरीब आदमी से शादी नहीं करती। ये आज तक क्यों नहीं हो पाया? हो गए हमें धरती पर रहते हो 20-25 हज़ार साल तो निकल गए होंगे मेरे ख्याल से। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये माइंड सेट का गेम है। क्यों लड़की के माँ बाप ये समझा नहीं पा रहे हैं कि बेटा इंसान अच्छा होना चाहिए, पैसे तो तू भी कमा रही है, पालू से। रिश्ता तो यही था ना कि मिलजुल के करोगे। मिलजुल के करने का मतलब ये थोड़ी 50 ये कमाए 50 ये करे, एक हो गया, एक हमें दे दो तुम अपना देखो, ये थोड़ी होता है। कमाए दोनों में से कोई भी, घर चलना चाहिए, पैसा घर में आ रहा है, ठीक है। परवरिश में इतनी परवरिश के पीछे मत पड़ जाना कि इंसान घुट घुट के मरने लग जाए। इतना परवरिश के पीछे मत पड़ना कि लड़की किसी और के अंदर अपना माँ बाप देखना शुरू कर दे। इतनी परवरिश में नहीं जाना चाहिए कि एक लड़का घुटने लग जाए और नशों के अंदर जाना शुरू कर दे, इंसान ढूंढने लग जाए। यही रीज़न है कि आज लड़के घर में बैठना पसंद नहीं कर रहे, खुल के रो नहीं पा रहे, क्योंकि घर वाले बाप के सामने रोओगे तो बाप को लगेगा ये औलाद निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। माँ के सामने लड़का रो नहीं पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये औरत है, ये समझ नहीं पाएगी। बीवी के सामने इसलिए नहीं रो रहा है, ये कहेगी कि मैं तो नामर्द को ले आई हूँ। बच्चों के सामने वो रोना नहीं चाहता, तो वो रोए कहाँ जाके? बचते थे दोस्त के पास जाके जब बैठा और रोया तो बीवी ने कहा कि तुम उनके सामने जाके क्यों रोते हो, मैं मर गई हूँ क्या? वो आदमी जाए कहाँ? कोई नहीं पूछना चाहता। एक लड़की की शादी किसी घर में हो, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो कहते कि औरत निकम्मी, इस औरत ने घर बर्बाद कर दिया। और लड़के की भी तो गलती हो सकती है, उसको कोई देखता नहीं है। समाज जो है ना, इसने एक ढांचा क्रिएट किया हुआ है, उसी के अंदर अपना ही गड़बड़ घोटाला सब कर रहे हैं। समाज को बाहर निकाल दो, माँ बाप ने सेवा करी, हम भी सेवा करेंगे, हमें हमारे हिसाब से जीने दो। गला कोई नहीं काटने जा रहा है किसी का, जो कर रहे हैं उनके लिए लो बने हुए हैं। जिस दिन आप इस समाज को लात मार के अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दोगे, आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो आदित्य जी, आपने कहा ना कि मर्द क्या खुल के रो नहीं पाता है, और हम बोलते हैं कि मर्द बनो, किसी मर्द को देखते हैं उसको बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी बनाओ अपने अंदर, रो मत, मर्द बनो। तो ये मर्द बनना क्या है आखिर? मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद आई कि औरत की कमजोरी किताबों में लिख दी गई और मर्दों की कमजोरी दीवार पर। सो वही है, मर्द बनना कुछ नहीं है। मर्द का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो घर की भी परवरिश करता है, बच्चों की भी परवरिश करता है, पर घर को संभालता भी है। घर का वो पिलर है जिसके ऊपर छत टिकी हुई है। बीवी का भी ख्याल रखता है, माँ बाप का ख्याल रखता है, बाहर जाके लड़ता भी है। तलवार की ज़रूरत सबको है, लेकिन ये भूल जाते हो कि तलवार बाद में चलती, पहले ढाल आगे आती है। सिर्फ तलवार से युद्ध नहीं जीते जाते, एक ढाल होती है। वो ढाल होता है घर का मर्द, जो घर की चौखट पे खड़ा हुआ है ये कह के कि किसी में दम है तो मेरे घर वालों को हाथ लगा के दिखाओ। लेकिन जो घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इसने तो पीठ की हुई है हमारी तरफ। अगर आप समझो इस चीज़ को तो सोच के देखो। घर वाले कह रहे हैं हमसे बात नहीं करता, पीठ दिखा के खड़ा रहता है, हमसे तो बात ही नहीं करता, बाहर घूमता रहता है। आप बात करना नहीं चाहते उसके साथ। इस दुनिया का सबसे इमोशनल मर्द वो होता है जो जाके अपने बाप को गला लगा पाए, और ये आज तक नहीं हो पाया। मैंने अपने बाप को आज तक गले नहीं लगा। मुझे लगता है मैं बिखर जाऊंगा, मैं टूट जाऊं, पता नहीं क्या होगा, नहीं लगा पा रहे। वो एक इमोशनल मोमेंट होता है। इमोशनल डर है ना, मैं यही चीज तो कह रहा हूँ कि सबसे इमोशनल इंसान वही है, और सबसे हिम्मत वाला इंसान वो है जिसने जाके बाप को बोल दिया कि थैंक यू और गले लग गया। सबसे बड़ा मर्द है वो। हम नहीं बन पा रहे हैं भाई, वो बिखर जाते हैं, डर जाते हैं।
हम नहीं चाहते हैं कि माँ के सामने जाके रोएं कि माँ आप जो चाहते हो, पापा जो आप चाहते हो मैं कर पाऊँ, नहीं हो पा रहा है। मर्द कुछ नहीं है, लोगों ने स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी दे दी है, सिंपल सा है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जो करना चाहते हो करो बस। एंड आपका वो सवाल था ना कि आप लोग ऐसा क्या करोगे, हमारी जनरेशन ऐसा क्या करेगी कि जो हमारे माँ बाप ने गलतियाँ करी या बच्चों को पालने में। चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा। 18 के हो गए हो, 20 के हो गए, तुम्हें पता है क्या सही और क्या गलत है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो और हमारा पीछा छोड़ दो। हमें नहीं बनाना है तुम्हारे लिए पैसे जोड़ के घर, हम जोड़ के बनाएंगे तो अपना बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ हर माँ बाप को ये करना चाहिए। औलाद के लिए घर मत बनाओ, क्योंकि आपको तो लात मार के वृद्धाश्रम भेजने वाले हैं, अपना वृद्धाश्रम बना लो। या तो हर माँ बाप को करना चाहिए। फॉरेन कंट्री से बड़े एडमायर होते हैं ना हम लोग, फॉरेन में तो यही हो रहा है, 18 का होने के बाद घर से निकाल देते हैं औलाद को कि जाओ अपना कमाओ, खुद देखो, हमारे पास मत आओ। सबसे बेस्ट है वो। आप जितना कोसते हो ना औलाद को, उतना ही अपना बुढ़ापा खराब करते जा रहे हो। ये याद रखना चाहिए पेरेंट्स को। जितना आप अपने औलाद को कह रहे हो तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं, वो भर रहा है अंदर तक, और ये छलकेगा। और ये उस दिन छलकेगा जब उसके अंदर ताकत आएगी ये कहने की तुमने मेरे लिए किया क्या। ये जो वृद्धाश्रम में माँ बाप बैठे हैं, गलत है, बहुत गलत है। ऐसी औलाद को मर जाना चाहिए। बट मैं एक सवाल उठाता हूँ, वो ये कि कुछ तो उन्होंने भी किया होगा कि ये नौबत आ गई। वरना माँ सबकी प्यारी होती है, बाप सबका मेहनत करता है। औलाद को अकेला छोड़ दो एक वक्त के बाद। चलना सिखा दिया ना, छोड़ देते हो ना, साइकिल पे बैठा के धक्का मार के छोड़ देते हो ना, छोड़ दो। शादी हो गई, ये तेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी, पैसा जोड़ रखा था, ये हमारा बुढ़ापा, वहां जाकर रहेंगे। मिलने हो तो आना, नहीं मिलना तो मत आना। फोन करना हो तो करना, नहीं करना तो मत करना। हमें डिस्टर्ब मत करना, हमारा बुढ़ापा हमें शांति से जीना है, ये होना चाहिए। अगर हम कैपेबल रहे तो हम यही करेंगे। रसोई के अंदर चाकू सबके होता है, फर्क सिर्फ इतना है कोई उस चाकू से नसें काट रहा है और कोई फ्रूट काट रहा है। अकल सबके पास है, तो वही है, इस्तेमाल कौन करता है, कैसे करता है, ये जरूरी होता है। और माँ बाप के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है ये समझना कि आप बच्चों के ना सपोर्ट पिलर हो, आप उनके गाइड हो, आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हो, लेकिन कंट्रोल करने के लिए नहीं। जहाँ तक बच्चे का साथ निभा सकते हो निभाने दो, लेकिन अपनी मर्जी से आप डिसाइड करोगे कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो गलत है। बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है। बच्चे को ये नहीं बताना है कि तेरी ये जिंदगी है, पढ़ लिया, नौकरी कर, ये वाली डिग्री कर ली, ये वाली नौकरी पर लग जा। उससे पूछो ना क्या करना है। घर पे बैठना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, शादी करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, लड़के से करना चाहता है, लड़की से करना चाहता है, क्या करना चाहता है। हम वही एक ना बहुत फेमस क्लिप है किसी मूवी की जिसमें ये बोला गया था कि तुम माँ बाप से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो माँ बाप से बात किस बारे में की जाए? आपका हाल चाल कैसा है, तबीयत कैसी है, डॉक्टर के पास गए ही नहीं गए, दवाई ली नहीं ली, खाना खाया ही नहीं खाया, क्या इन कॉन्वर्सेशन के लिए माँ बाप हो? कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि मुझसे पूछो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं तुमसे पूछूंगी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आपस में बैठ के प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस निकाले जाएंगे। प्रॉब्लम्स को बढ़ाया नहीं जाएगा कि तुम ऐसा कैसे फील कर सकते हो, किस बात का डिप्रेशन है, किस बात की एंजाइटी है, कुछ नहीं होता, हमने तो अपने ज़माने में कितना कुछ कर लिया, तुमसे तो इस उम्र में कुछ नहीं हो रहा है, हम तुम्हारी उम्र में यही कर लेते, तुम इतनी उम्र में तुम्हारे तो कमर दर्द सर दर्द ये होने लग गए। बच्चों की प्रॉब्लम्स को बच्चों का नाटक समझा जाता है। बच्चों को ये बोला जाता है कि तुम जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम जिम्मेदारी अपनाना नहीं चाहते हो। बच्चों से तो पूछो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस बात का बोझ अपने मन में इतना ज्यादा लेके बैठा हुआ है कि वो अंदर ही अंदर या तो उस घर से भागने की सोच रहा है या पंखे से लटकने की सोच रहा है। उसके मन में इतनी घुटन आई किस बात से? उस बात का हल निकालना जरूरी है या उस घुटन को कोसना जरूरी है कि तुम क्यों घुट रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो आदत हो गई रोते रहने की, तुम्हारी तो आदत हो गई गुस्सा करने की, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो। हर इमोशन के पीछे की एक वजह होती है। हम आज अगर खुश हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होगी, जिस बात से हमें खुशी मिली होगी। अगर आज हम रो रहे हैं तो उसके पीछे की एक वजह होगी। हमारे गुस्से की, रोने की, उदासी की, हंसने की, एक्साइटमेंट की, नाचने की, गाने की, हर चीज़ की एक वजह होती है। तो घुटन की भी तो एक वजह होगी ना। लेकिन उस वजह से कोई वाकिफ नहीं होना चाहता है, कोई नहीं पूछना चाहता है कि आप कैसे हो। बस ये सब चाहते हैं कि आपने जब पूछ लिया है तो सब जवाब देते हैं हाँ ठीक चल रहा है, सब सही चल रहा है। सब सही कैसे चल रहा है?
तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, कितने धक्के कहाँ तक पहुंचे हो, तुम्हारे पास कोई परेशानी तो नहीं है। आज आपके पास फ़ोन कॉन्टैक्ट्स कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे? 1000, 1200, 2000, 3000 कॉन्टैक्ट्स होंगे। ये 3000 लोगों की जो भीड़ है, क्या ये हमारे दोस्त हैं? क्या ये हमारे अपने हैं? अगर रात के 2 बजे 3 बजे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, चाहे पैसों की, चाहे कंसोलमेंट की, चाहे सलाह की, चाहे किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़े, क्या वो 3000 लोग हमारे साथ खड़े होंगे? अगर आज हमारे पास इतने पैसों की कमी है कि हम अपने बिल नहीं भर पा रहे हैं, क्या 3000 लोगों में से कोई एक भी आके बोलेगा कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरे घर में राशन देता हूँ ना, मैं तेरे घर में आके बिजली का बिल भरता हूँ ना, मैं तेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ ना? नहीं, वो 3000 में से 1 या 2 इंसान होंगे, वरना या तो कोई भी नहीं होगा जो आके ये कहें कि तुम ऐश करो, तुम खुश रहो, तुम जिंदगी में किसी चीज़ की परवाह मत करना, हम तुम्हारे जिंदगी के हर परेशानी को उठाने के लिए तैयार है। कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हम उन 3000 लोगों के लिए जिएंगे। हमें उनकी परवाह होगी कि कल को शादी करेंगे तो उनकी मर्जी से करेंगे, उन सबको बुलाना है, उन सबको खिलाना है। कल को पढ़ाई करेंगे तो उनकी मर्जी से करेंगे कि उन्होंने बोल दिया कि आपका बेटा तो डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा ये किस लाइन में चला गया है, आपकी बेटी ऐसे कैसे हो गई है, वो किस तरीके के कपड़े पहन रही है। उन 3000 लोगों को, उस समाज को, उस भीड़ को खुश करने के लिए लगे पड़े हैं, जिनको एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जी रहे हो या मर रहे हो, और अगर जी रहे हो तो किस तरह से जी रहे हो। हमारे पेरेंट्स वही गलती कर रहे हैं कि वो समाज को खुश करने पे लगे हुए हैं। उनका एक फिक्स स्टेटमेंट है, लोग क्या बोलेंगे वो हमको आके सुनाएंगे, गांव वाले ये कह रहे हैं, गांव वाले बुराई कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। अरे गांव वालों को जवाब दो ना, मुंह खोलो, तुम्हें लेना देना क्या है मेरे बेटे से? अपने बेटे को संभाल लो, अपनी बेटियों पे कंट्रोल करो। मेरा बेटा, मेरे बेटे की जिंदगी, मेरे बेटी की जिंदगी, उनकी मर्जी, उनके कपड़े, उनके पैसे, चाहे आग लगाएं, चाहे सजाएं, चाहे वो तिजोरी में रखे, चाहे वो किसी को भी दान दे दे, उनकी लाइफ है। हमारे घर वाले समाज के सवालों को सुनना जानते हैं, लेकिन समाज के सवालों के जवाब देना नहीं जानते हैं। उन सवालों को सुन के घर पे आके कलेश कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ये जाके नहीं बोल सकते कि तुम्हारी इन बातों की वजह से हमारे घर में फर्क पड़ता है। अपना मुंह बंद रखो, अपना घर के ताले बंद रखो, और अपने घर में बच्चों को बंद रखो। कंट्रोल करना तो अपने बच्चों को जाके करो ना। दूसरों के बच्चों के लिए सब लोग ये बोल देते हैं कि अरे तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तूने हमें नमस्ते क्यों नहीं करी, तूने हमारे सामने नाच के क्यों नहीं दिखाया, तूने हमारे सामने मुजरा क्यों नहीं करा। दूसरे के बच्चे दूसरों के लिए कठपुतली होते हैं, अपने बच्चों को सर पे बैठा के रखेंगे। और गलती हमारे माँ बाप ये करते हैं कि समाज ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने आके कुछ भी बोल दिया ना कि अरे ये, अरे वो, ये वो, उनकी कही हर एक बात सर माथे। अपने बच्चों ने अगर कोई एक बात कह दी तो तुम तो बिगड़ गए हो। बच्चों को नहीं समझना चाहते, लेकिन बाकी पूरी दुनिया आके उनको जहर भी पिला दे तो खुशी खुशी पी लेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया है, दुनिया की रीत चली आई है, ये तो करना पड़ेगा। गलत है ना। और सबसे बड़ा धोखा तो अपने ही देते हैं। बिल्कुल। आप अगर हिसाब लगाओ ना, इस दुनिया में इतने गंदे लोग हैं, ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई है। अगर आपके पास कोई आके आपको जहर दे रहा है तो आप ये समझ लो कि जहर देने वाले आपके पास खड़े हैं, उनको अपने पास लाने वाले आप हो। यहाँ पे सब आपको नोचने के लिए बैठे हुए हैं, ये दुनिया आपको नीचे गिराने के लिए बैठी हुई है, ये दुनिया आपको खराब करने के लिए, खाने के लिए, आपको मारने के लिए बैठी हुई है। आपको खुद के लिए उठना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा नहीं, ये जहर का प्याला मैं नहीं पीने वाला हूँ, ये जहर मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे बनाए हुए संस्कार, तुम्हारे बनाए हुए ढांचे, तुम्हारे बनाए हुए धर्म के रिवाज मेरे लिए नहीं है। मैं एक इंसान हूँ जिसके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, सब कुछ वैसा है जो तुम्हारे पास है। एंड मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि लोग बड़ा एडमायर करते हैं कि वो देखो अंबानी बन गया, ये वो देखो वो उस मुकाम पे पहुंच गया। रीज़न पता है उनका उस मुकाम पे पहुंचने का क्या है? उन्हें समाज का मुंह बंद करना आता है, और समाज की औकात नहीं है उनसे जाके सवाल पूछने की, क्योंकि वही समाज चला रहे हैं। समाज उनके हाथ की कठपुतली है। आज वो जियो के सिम बंद कर दे, हाहाकार मच जाएगा सोसाइटी में। ये है कंट्रोल। हमेशा याद रखो, जितने भी लोग देख रहे हैं,
अक्सर हमसे पूछा जाता है कि लोग बड़ा ताना देते हैं, क्या करें? आप चाहते हो कि लोग जो आपको कह रहे हैं, लोग जो आपको ताना मार रहे हैं, उनका मुंह बंद हो जाए, तो मुंह खोलना शुरू करो। जिस दिन आपका मुंह खुल जाएगा, लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हमेशा कहा जाता है समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। आज तक किसी ने उस समाज के 4 लोगों का चेहरा नहीं देखा है। मैं दिखाता हूं। ये समाज के 4 लोग वो हैं जो कंधा देंगे आपकी मौत के बाद। ये आपके अपने हैं। जो ये कहते हैं कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, वो आपके आसपास ही खड़े हैं। वो चाहते हैं। समाज का 4 लोग कोई नहीं होता, किसी ने नहीं देखे। अपने लिए जीना शुरू करो। माँ बाप की सेवा करो, वाइफ की सेवा करो, दान धर्म करो, जो करना है करो जिंदगी में। 2 करोड़ की गाड़ी ले आएंगे, लेकिन गुदा नहीं है कि उस 2 करोड़ की गाड़ी को मेंटेन कर पाए, क्योंकि शो ऑफ के लिए लेके आए थे। हम शो ऑफ में बहुत बिलीव करते हैं। फलाने ने गाड़ी ले ली, मुझे इससे बड़ी चाहिए। फलाने ने घर बना लिया, मुझे इससे बड़ा बनाना है। रहने के लिए इंसान को एक कमरा ही चाहिए होता है। जो 4 मंजिलें खड़ी है, इंसान का अहंकार खड़ा होता है कि देखो मेरा आलीशान घर, देखो ये दरवाजा। तो ये है। अभी क्या हम लोग नीड्स से ज़्यादा वांट्स पे फोकस कर रहे हैं। एंड आपने भी समाज के बारे में कहा, तो समाज के बारे में मुझे एक लाइन याद आई कि किसी को फूलों ने चोट पहुंचाई, किसी को कांटों ने मार डाला, और वो जो इस महफिल में इस चीज़ों से बच गए, उसे अपनों ने मार डाला। बिल्कुल सही। बिल्कुल। एक ना बहुत प्यारा शेर है नईम साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ तक मुझसे ज़रूरत है जहाँ को, वहाँ तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। वाह। मत करो भरोसा इस जहाँ पे। किसी पे भरोसा मत करो। अपने माँ बाप पे भी भरोसा मत करो। भरोसा करो, अंधा भरोसा मत करो। भरोसे में अंधे मत हो जाओ। कोई भी आपसे कुछ आके कुछ भी बोल रहा है, सवाल करो, क्यों बेटा ये खा ले, क्यों खा लूं, फायदे बताओ। नहीं खाना, नुकसान बताओ। ये पहनना है, क्यों पहनना है, नहीं पहनना है, क्यों नहीं पहनना है। हम सवाल करने से डरते हैं। सवाल करना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, लोगों के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करोगे, आपको तकलीफ ही नहीं पहुंचाएंगे। जिन सांपों को आप अपने पास रखते हो, वही आपको जहर देते हैं। सांपों को रखना छोड़ दो, उनको उनके पिटारी में रहने दो। हम अगर किसी से आज अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, तो आदित्य वाली बात है, हम कंपेयर करेंगे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, फलाना की बेटी, फला के बेटे से। हम अंबानी, अडानीज, बिरला से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करेंगे। हम उनकी सोशल मीडिया से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करेंगे कि ओ वी वांट दिस ज्वेलरी, वी वांट दैट। आस पड़ोस के रिश्तेदारों में जो लाइफ कंपैरिजन होगा, वो कंपैरिजन चलेगा। आपने अपना स्टेटस क्यों नहीं बढ़ाया, अपना किरदार क्यों नहीं बढ़ाया? मेरे लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फ़िलॉसफ़ी लाइफ में काम आती है, वो ये, कभी किसी इंसान को ना दोबारा दोस्त बनाओ, ना उसको अपनी ज़िंदगी में वापस आने दो जिसने या तो आपके किरदार पे कभी उंगली उठाई हो, जिसने कभी आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की हो, या फिर जिसने आपके फाइनेंसेस जब आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आपका मजाक उड़ाया हो, या फिर आपको बर्बाद करने की कोशिश की हो। अगर इन सिचुएशंस में कोई भी इंसान कभी भी था, वो बाद में चाहे लाख माफ़ी मांगे, वो नाकों से गिड़गिड़ाए, वो आपके पैरों में पड़ जाए, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस कभी मत लेके आना, क्योंकि सांप भले डसे ना, जहर उसके पास होता है। अभी ना एक प्रॉब्लम है जो आजकल हर ह्यूमन बीइंग में, हर इंसान में होती है, सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है। अब जब आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से कैसे प्यार करोगे, और अपनी चीज़ों से कैसे प्यार करोगे, क्योंकि आपको खुद के अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं, खुद से ही प्यार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज एक रेस्टोरेंट लेके जाती हूँ, आपसे मैं बोलती हूँ कि आप कुछ ऑर्डर करो, व्हाट विल यू ऑर्डर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट लाइन टू से? आप बताओ। आप बताओ। आपको क्यों नहीं पता आपको क्या खाना है? आपको क्यों नहीं पता आपको क्या पसंद है? कुछ खाना आ जाएगा, आप उसको ना खाना बेटर पसंद करोगे, लेकिन आप दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते हो अपनी मन की बात बता के। क्यों? आपको खुद से प्यार नहीं है, आपको खुद के पेट से प्यार नहीं है, आपको खुद की स्किन से प्यार नहीं है। आप खुद की वैल्यू करना भूल जाते हो, क्योंकि आपको दूसरों की वैल्यू, दूसरों के दैट एक्सेप्टेंस इतना मायने रखता है कि वी ऑल आर ट्राइंग टू बिकम दैट पीपल प्लीजर। हमको सबको खुश रखना है, सब खुश रहने चाहिए, सब अच्छे से रहने चाहिए, भगवान सबकी तरक्की। अरे क्यों करे भगवान सबकी तरक्की? जो जितनी मेहनत करेगा,
जिस हालात में खुद को रखेगा उसको वो फल मिलेगा। अगर कोई आज भिखारी सड़क पे है तो ही चूज टू बी दैट भिखारी ना। वो चाहता तो मजदूर बन जाता, चाहता तो वो लेबर की नौकरी कर लेता, चाहता तो वो कहीं पे जाके स्वीपर लग जाता। ही चूज टू बी दैट इन दैट प्लेस। वो उदास होना चाहता है, नाराज होना चाहता है, गरीब होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, वो उसकी लाइफ के डिसीजंस, उसकी लाइफ वो तय करेगा। सबका भला करना है, सबका अच्छा होना, अपना भला करो पहले, अपने लिए सोचो, खुद को खाना दो, खुद का ख्याल रखो, खुद से प्यार करो। ये दुनिया नहीं आएगी जब आप जमीन पे पड़ जाओगे ना आपको उठाने के लिए कि अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ लवली गिर गई है। नहीं, सभी बोलेंगे अरे तेरे को दिखा नहीं क्या, यहाँ पे पानी बिखरा हुआ है, दिखा नहीं क्या, फ्लोर ऐसा है, कैसे गिर गया। आपके गिरने के बाद लोग सबसे पहले आपके ऊपर हंसते हैं, फिर आपको आके हाथ देते हैं। असली दोस्त, असली इंसान, असली रिश्ते वो होते हैं जो पहले आपको हाथ दे और फिर ये कहें कोई बात नहीं। गिरना बड़ी बात नहीं होती है, गलती करना बड़ी बात नहीं होती है। गलतियों के बाद आप उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, आपको ये वैलिडेट करना कि तुमने जितना किया वो अच्छा था, वो काफ़ी था, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, वो मायने रखता है। लेकिन हम सबकी कामयाबी, सबकी गाड़ी, सबके दैट सैलरी अप्रेजल, सबके बाद ये बोलते हैं और क्या, आगे क्या करने वाले हो। अरे अभी तक जितना काम किया उसके बारे में क्यों नहीं बोला कि तुमने जो किया अच्छा किया। जितना अपने परिवार के लिए कर लिया, जितने अपने लिए कर लिया वो अच्छा किया। आज अगर कोई अच्छे से बन के निकल के आता है, हमारे समाज को अप्रिशिएट करना नहीं आता है। नो वन विल अप्रिशिएट आज अच्छे लग रहे हो, आज बाल अच्छे लग रहे हैं, आज तुम ठीक लग रहे हो, या फिर दिस कलर सूट्स यू। लेकिन अगर आप गलती से कुछ भी आपने इधर उधर कर दिया, अरे ये क्या पहना हुआ है, अरे तू मोटा हो गया क्या, अरे तू पतली हो गई है क्या, ये बालों का क्या हाल बना रखा है, ये शक्ल का क्या हाल बना रखा है। गलतियां निकालने के लिए, नुक्स निकालने के लिए पूरा दुनिया आपके सामने आईना लेके खड़ा है कि देखो तुम कितने बदसूरत हो। लेकिन कोई उस आईने को साइड में रख के ये नहीं देखना चाहेगा कि वो इंसान कैसा है, उसने अपने आप को इस हाल तक लाने के लिए भी कितनी मेहनत की होगी। पूरा दिन वो कितनी मेहनत करके, थक के, हार के, फ्रस्ट्रेशन झेल के, गालियां सुन के, ताने सुन के, लोगों के धक्के खा के आया होगा। कोई नहीं देखेगा। एट द एंड आप किस हाल में खड़े हो उनके सामने, वो मायने रखता है। एक बहुत अच्छा शेर है जिसमें ये कहा गया है कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, अमीर या गरीब होता है। अगर एक इंसान अमीर है और वो बुरा है, उसकी बुराई नहीं देखी जाएगी, उसका पैसा देखा जाएगा। अगर इंसान गरीब है और वो अच्छा है, उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी, उसकी गरीबी देखी जाएगी। बात तो वही है ना कि नंगे लोग जो है ना, वो आपको इज्जत का ज्ञान दे देते हैं आके। वो आके आपको बता देते हैं अरे ऐसा बनो, तुमको इतना ज्ञान है खुद बन जाओ ना। क्यों नहीं बने अंबानी, क्यों नहीं खड़ा करा एम्पायर, क्यों नहीं बड़े बिजनेसमैन बन गए तुम लोग, क्यों नहीं हजारों करोड़ तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। जिनकी खुद की जेबें फटी हुई है ना, वो आके आपको ये बताते हैं कि कमाया कैसे जाता है। बाहर निकलो, कमाओ। जो जितना कमा रहा है ना, अच्छा कमा रहा है। तुम्हारे पास गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है, या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या मायने रखता है। मेहनत तो हर कोई कर रहा है ना, धक्के तो हर कोई खा रहा है, लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और सक्सेस का ज्ञान हमेशा वही लोग देते हैं जिन्होंने सक्सेस कभी देखी ही नहीं है। एग्जैक्टली। कभी देखा है कि आके अंबानी ये बता रहा है हाउ टू बी दैट मिलियनेयर? नहीं। हाउ टू बी दैट मिलियनेयर, हाउ टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बी दैट, हाउ टू बिकम दैट, सब वो लोग आके बना रहे हैं जो हम सबके बीच में से निकले हुए हैं, जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी हुई हैं, और वो आके बोल रहे हैं अच्छा मैं बताता हूँ लॉटरी कैसे जीती जाती है, कैसे जिंदगी को जिया जाता है। सबकी अपनी कहानी, सबकी अपनी जिंदगी, सबकी अपनी परेशानियां, अपने हिसाब से जियो। और ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कामयाबी, सक्सेस है ही क्या। तो वो जो अंबानी या जिस मुकाम पे बैठे हैं, कामयाब तो वो भी नहीं मानते खुद को। वो भी लगे हुए हैं कि वर्ल्ड का सबसे अमीर बनना है। एलोन मस्क कहाँ थक रहा है ना। वो अमेज़न के ओनर का नाम क्या है? बेजोस। वो कहाँ थक रहे हैं, अंबानी कहाँ। सबको और चाहिए ना, ये और की लड़ाई होती है। और देखो, मैं
ये कहता हूँ हमेशा कि कामयाबी कुछ नहीं होती, अगर आप एक वक्त बैठकर अपने परिवार के साथ चाय पी पाओ और हंस पाओ, ये कामयाबी होती है। आपके लिए पैसा कामयाबी है तो मुझे वो काउंटिंग बता दो जिस हद पे पहुंच के कामयाब कहा जाता है। हर रोज 1 करोड़ कमाओगे तो कामयाब हो, तो अंबानी दिन का 10,000 करोड़ कमा रहे हैं, वो नहीं है कामयाब आज। तो वही है, अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं कि मेरे पास इतना है कि अब मैं बैठ के खा सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं कामयाब हूं। तो आप कामयाब हो तो 5 और लोगों को कामयाब करो, ये है कामयाबी। 5 लोगों को नीचा क्यों दिखाते हो? कभी भी जो पीक पे ज्ञान लेके बैठा, वो ओशो हो या कोई भी हो, वो कभी नहीं कि किसी को नीचा दिखाता कि तुम अहंकारी हो, तुम ये हो। वो एक ही चीज कहेगा कि मैंने ज्ञान पाके देख लिया, कुछ नहीं है, ये दुनिया है, आराम से जियो। अंबानी एक मुकाम पे पहुंच के कह रहे हो, इन वाली बात है ना कि वो नहीं देते ज्ञान सक्सेस, तो वो यही कहते कि हाँ आ जाओ, कमा लो, देख लो। आप जब किसी मुकाम पे पहुंचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके लिए कितना घट उठ के मरे थे तुम। वो सुकून यहाँ भी नहीं है। और कामयाबी की पहली निशान ये है कि आपकी नींद उड़ जाएगी, सो नहीं पाओगे। जिस दिन आप नींद की गोलियां खाना शुरू कर दो, समझाना कामयाबी के पास हो। यही होता है। जब तक जेब खाली है, पेट खाली, नींद बड़ी अच्छी आती है, ये हकीकत है। क्योंकि आप सोचते रहते हो कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, उस चक्कर में आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, तब सो जाते हो। जिस दिन अकाउंट में लाखों पड़ा हुआ, तब ये सोच रहे हो सोऊं कैसे, सोऊं कैसे, सोऊं कैसे। तब आती है ऑनलाइन, डॉक्टर साहब दवाई देना, ये लो दवाई, बेटा मर जाओ। जितना कमाते हैं उतनी उलझनें आती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी अच्छी लाइन थी कि जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, सबसे पहले जो छीनेगा वो आपकी नींद होगी। वो ये हकीकत है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन बॉलीवुड साइड से, ज्यादातर लोग, अमीर लोग सुसाइड। अभी एक सीसीडी था, उनके ओनर ने सुसाइड कर लिया था ना, कैफे कॉफी डे, बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी था। तो आप सोचो एक मुकाम पे पहुंच के जिनको लोग एम मान के बैठे, वो सुसाइड का कैसे सोच सकता है? क्योंकि अकेला है, बात करने को कोई नहीं। आप दुनिया में कुछ भी कर लो, ये वाली बात नहीं कि खुद बड़े ज्ञान दे रहे हैं, खुद ये। भाई हमें हमारे हिसाब से रहना आता है। मैं दिन का लाख कमाता हूँ तब भी ऐसी बात करता हूँ। मेरे पास अठन्नी थी, 570 रुपए जेब में पड़े थे जिस दिन बॉलीवुड में गया था, तब भी मैं खुश था। सिंपल सा है, आप अपने हिसाब से जिंदगी जियोगे तो आप सही रहोगे। हम अपने हिसाब से जी रहे, अपनी मर्जी से खा रहे हैं। 4 आदमी सुना के जाते हैं, 20 सुन के जाते हैं, अगले दिन वो आता नहीं है। हमारे साथ तो सिंपल सा फंडा ही है। बस मेरे लिए मेरी वाइफ, मेरा परिवार, ये मायने रखता है। आसपास चाचा ताऊ मामा फूफा साले आज मेरे कल हमारे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, यही है। पर अब इस समाज की भागदौड़ में हम एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो हमें समझ सके, हमारे प्यार को समझ सके, हम जो चाहते हैं, हमारे सेल्फ लव को समझ सके, हमारी पर्सनालिटी की एक रियल साइड को देख सके। तो वो आज के टाइम में ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम हर किसी में अपने पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करते हैं।